नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों आज हमने यूपीएसआई का एक टॉपिक लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस दिन से हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाले हैं और बहुत ही ट्रिकी तरीके से हम आपको ये कराएंगे। बहुत ही देखते ही आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए निम्न तरीके से दिए कि एक ट्रस्ट के लिए 15% और शेष राशि को इस तरीके से विभाजित किया जाना है कि उसकी पत्नी, 2 बेटियां जिन्हें बराबर हिस्सा मिल रहा है और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटी का 1.5 गुना मिलता है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी से मिलने वाले हिस्से का 2 गुना मिलता है तो पत्नी का हिस्सा बताओ। देखो, ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है, मैंने शिफ्ट का नाम भी डाल रखा है, 22/12/2007 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ते ही इसको घबरा जाएंगे। ठीक है, आइए इसे कितने शॉर्ट तरीके से अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम उनके हिस्सों का अनुपात निकाल लेते हैं। कौन कौन है भाई? हमारे पास में वाइफ है, प्लस हमारे पास में डॉटर है और हमारे पास में सन है। ठीक है, इनका जो है हमें रेशो निकाल लेना है पहले, किसको कितना मिल रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी के मिलने वाले हिस्से का 2 गुना मिलता है। मान लिया प्रत्येक बेटी को 2 मिल रहा है, प्रत्येक बेटी को कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो पत्नी को कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है? जो सन है, बेटों को क्या मिल रहा है? कितना मिल रहा है? प्रत्येक बेटी का 1.5 गुना। प्रत्येक बेटी को अगर 2 मिल रहा है तो बेटे को कितना मिलेगा? 1.5 गुना, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, तो बेटे को मिलेगा इतना। ये तो आ गया उनका हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा है। परंतु अभी हमारी संख्या ये भी तो अलग अलग है भाई। पत्नी कितनी है? उसके पास में एक पत्नी है तो 4 एकम 4, इसका अनुपात 4 ही रहेगा। बेटी कितनी है? 2 बेटी हैं तो ये हो जाएगा 4। और बेटे कितने हैं भैया? 3 बेटे हैं तो ये हो जाएगा कितना? 9। ऑल ओवर अनुपात ये आ गया, ऑल ओवर अनुपात हमारा ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसने क्या कह रखा है? ये कह रहा है कि 15% जो है वो ट्रस्ट को दे देता है। 100% है हमारे पास में कोई वैल्यू, तो 15% तो उसने वो ट्रस्ट को दे दिया, तो बचा कितना? 85%। ऑल ओवर 85% का ये हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? तो देख लेते हैं अनुपात कितना बैठा। 9 और 4 13 और 4 17। 17% बराबर आ गया कितना? 85% के। 17 बराबर कितना आ गया? 85% के। इससे ये कट गया, कितना आया? 5% के, 1 बराबर। हमें किसका हिस्सा चाहिए? पत्नी का हिस्सा। पत्नी का जो रेशो है कितना है? 4 है, तो 4 बराबर कितना आएगा? 5 चौक 20, 20% आएगा। मतलब कहने का ये है जो पत्नी का हिस्सा है वो ऑल ओवर में से 20% है। ऑल ओवर में से कितना है वो? 20%। ऑल ओवर 100% कितना था भाई? कितना था 100%? हमारा 25 लाख। 25 लाख रुपए था। कितना था? 25 लाख। ये हो गया 25 लाख। ठीक है, अब इसका 20% निकाल लेते हैं। तो 20% हमने इसका निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, 25 दूनी 50 और ये कितना हिस्सा आया? 5 लाख रुपए। कितना हिस्सा आएगा भाई? 5 लाख रुपए जो है उसकी पत्नी को मिलेगा। किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ ले। ये अगर सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, जो सॉल्यूशन कर रखा है ना भाई, ये 1.5 पेज का सॉल्यूशन कर रखा है उन्होंने बुक से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख भी रहा है भाई। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से सुबह 8 बजे चलती है और स्टेशन वाई की ओर जाती है जो कि 250 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले यही बना लेते हैं भाई। ट्रेन ए जो चलती है, ये रहा स्टेशन हमने बना लिया। ये स्टेशन हमारा एक्स है भाई और ये स्टेशन हमारा वाई है। इन दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है वो 250 किलोमीटर दे रखी है। ये होगी 250 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है? एक अन्य ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन ए है भाई और यहाँ एक अन्य ट्रेन बी है जो यहाँ से चलती है। ट्रेन ए जो यहाँ से चलती है वो 8 बजे चलती है और जबकि ट्रेन बी यहाँ से 10 बजे चलती है। ये चलती है 10 बजे। बात समझ में आई? तो ये कह रहा है अन्य ट्रेन बी स्टेशन वाई से 10 बजे चलती है, वो 8 बजे चलती है और ये 10 बजे चलती है। ये आपको दिख रहा है ये रहा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति का अनुपात कितना है? 8:9। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 8x,
इसकी गति का अनुपात, ठीक है, और इसकी गति का अनुपात हम लिख सकते हैं भाई 9x। बात समझ में आ रही है? ये गति का अनुपात हो गया। ये कह रहा है स्टेशन वाई की ओर जहां उस स्थान के बीच की दूरी जहां ट्रेन ए सुबह 10 बजे तक चली। अब ट्रेन ए तो 8 बजे चली थी, मान लेते हैं ट्रेन ए यहाँ 10 बजे चली हुई, यहाँ 10 बजे आ गई है ट्रेन ए। कौन सी आ गई है? ट्रेन ए। तो इनके बीच की दूरी जो 170 दे रखी है, तो भैया ये वाली दूरी 170 दे रखी है, 170 किलोमीटर। ये कह रहा है ट्रेन स्टेशन वाई और स्टेशन एक्स से ट्रेन जहाँ 10 बजे पहुँचे उसके बीच की दूरी जो है वो 170 है, ठीक है। तो भाई ये अगर 250 है, ये 170 है, तो ये दूरी कितनी बची भाई? ये बचेगी 80। बात समझ में आ रही है? ये पूरी 250 हो गई। अब क्या कह रहा है? अब यहाँ से हमें सीधा सीधा दिख रहा है स्टेशन एक्स से ए पॉइंट तक ये 10 बजे, यहाँ से 8 बजे चल रही है, यहाँ 10 बजे जा रही है। हमें पता है 2 घंटे में वहाँ जा रही है, और कितना जा रही है? 80। तो ट्रेन ए की चाल आ जाएगी आराम से। तो ट्रेन ए की चाल बराबर क्या होगी? ट्रेन ए की चाल कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय। कितनी चल रही है वो? 80। और कितनी देर में? 2 घंटे में। 2 से काटा, कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन ए की चाल आ गई। पर एक्चुअली में तो ट्रेन ए की चाल ये है 8x। तो 8x बराबर अगर मैं 40 रख दूं तो 8 से 40 कट जाएगा, 5 बार x बराबर 5 आ गया। अगर x बराबर 5 आ गया तो ट्रेन बी की चाल कितनी है भाई? 9x है। ट्रेन बी की चाल कितनी है? 9x। तो ट्रेन बी की चाल आ गई 9x बराबर 9 गुना 5 बराबर आ गया 45 kmph, ठीक है। ये आ गई आपकी ट्रेन बी की चाल 45 kmph। बात समझ में आ रही है? अब ये कहा है कि स्टेशन वाई से किस दूरी पर और किस समय ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो भाई जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ठीक है, तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो चाल आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, विपरीत चल रही हैं, तो यहीं से फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। चाल बराबर दूरी बटे समय, हमने पढ़ाई है, दूरी बटे समय। अब देखो जरा, अब ये हमारी ट्रेन ए जो है वो वास्तव में यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में देखना, भाई इतनी दूरी पर तो कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये तो 80 पहले ही चल पड़ी है। अब यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कहीं ट्रेन मिलेंगी, तो दूरी कितनी है भाई हमारी? 170। दूरी कितनी है? 170। और चाल कितनी हो जाएगी? 40 तो एक ही हो गई, और 45 किसकी है? बी की। 40 ए की और 45 बी की, तो कितनी होगी टोटल? टोटल हो जाएगी 85। कितनी हो जाएगी? 85। बात समझ में आ रही है? सॉरी, ये हम समय निकाल रहे हैं यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो नीचे आएगा ना, क्योंकि सापेक्ष से चाल जुड़ जाएगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो 85 दूनी, तो 2 घंटे बाद वे मिलेंगी। 2 घंटे बाद वे मिलेंगी। और ये कहाँ से कह रहा है? स्टेशन वाई से पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे मिलेंगी। हमें पता है ये 2 घंटे बाद मिलेंगी, तो स्टेशन वाई से दूरी पूछ रहा है। स्टेशन वाई से अगर दूरी पूछ रहा है तो इसकी चाल देख लेंगे, ठीक है। हमें पता है इसकी चाल कितनी है भाई, स्टेशन वाई से जो गाड़ी चल रही है उसकी चाल कितनी है, वहाँ से निकाल लेंगे। तो कितनी दूरी पर मिलेगी ये देख लेते हैं। कितनी दूरी पर? हमें पता है स्टेशन बी पर जो गाड़ी है उसकी चाल है 45, और 2 घंटे में मिल रही है, तो कितना आया? 90। तो ये वाली जो है 90 किलोमीटर चल जाएगी जब जाके ये आपस में मिलेंगी। अगर ट्रेन ए को पूछेंगे, तो वो कितनी चल रही है भैया? 80। तो ये चल रही है 80, ये चल रही है, प्लस में 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 80। तो उससे मिलेंगी 160 किलोमीटर की दूरी पर। बात समझ में आई? 160, अरे 90 जोड़ोगे तो 250 ही आएगा पूरा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो भाई देख लो, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही लेंथी बता रखे हैं, पर इनमें कुछ है नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति की 1 किलोमीटर अधिक गति से चलता है तो वह 1 घंटे कम में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। यदि गति को 50% कम कर दिया जाए तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उसे 5 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमें ये बताना है भाई वो प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी कितनी है, वो दूरी बताओ जहाँ उसे जाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें कंपैरिजन हो
कि इतने से जाता है तो इतने में लग जाता है, इतने से जाता है तो इतने कम लगते हैं, इतने से जाता है तो इतने। तो हमेशा याद रखो दोनों कंपैरिजन को बराबर लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले अगर उसकी चाल v है, कितनी है, v चाल है, और वो अपनी चाल को v+1 कर दे, चाल अगर v है और वो अपनी चाल को v+1 कर दे, तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है चाल में, 1 का, और कितना समय लग रहा है उसे, 1 घंटे कम का, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी। ये आपका एक तरफ का हो गया, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर उसकी चाल v हो, कितनी हो, चाल v हो, अब वो 50% कम कर रहा है, 50% कम कर रहा है। पहले तो उसने बताई थी कि 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, मतलब 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है यूनिट में, v में 1 किलोमीटर बढ़ा रहा, तो हमें पता नहीं v+1 कर दिया, पर अब कह रहा है वो 50% कम कर देता है। अगर 50% कम कर देता है तो जितनी चाल थी उसकी आधी चाल रह जाएगी। तो अगर पहले चाल v थी तो अब चाल v/2 रह जाएगी। दोनों में अंतर कितना है, v और v/2 में कितने का है, v/2 का है। अब उसे कितना समय लग रहा है, 5 घंटे अधिक। ये ध्यान रखो, समय ज़्यादा लगे या कम लगे उससे हमें कोई मतलब नहीं, बात समझ में आ रही है। तो भैया v/2 से v/2 कैंसिल, v से v कैंसिल, बात समझ में आ रही है। तो क्या बचा, v+1 बराबर 5, तो v बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी चाल आ गई। कितना आसान है, चाल अगर आपकी ये आ गई, ठीक है, तो आपसे दूरी पूछिए और आपको समय का पता होना चाहिए। तो अगर आपकी चाल ये आ गई तो आप समय कैसे निकालेंगे, भाई चाल आपकी ये आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब समय कैसे पता करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमें दूरी निकालनी है ना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय लिख लेंगे, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब एक बात बताओ, चाल कितनी है आपकी, 4। अब समय कौन सा है भाई, समय कैसे लें, हमें पता है उसे सही स्थान पर पहुंचने में 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। अगर आप चाल सिंपल ये ले रहे हो तो 5 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूरी बराबर आ गई आपकी 5 चौक 20 किलोमीटर की दूरी है। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि भाई आप अगर समय निकाल रहे हो तो कोई सी एक कंडीशन ले सकते हो, चाहे आप ये वाली कंडीशन ले लो, चाहे आप ये वाली कंडीशन ले लो, क्योंकि हमें पता है हमने जो ये वाली चाल के लिए कंडीशन ली है, ये वाली ली है, तो इसके लिए हमने 5 इसको लेना पड़ा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर किसी की ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं इसे और तरीके से खोल के मैं बता देता हूँ। देखो वैसे ये सिंपल तरीका है, अगर एक बार समझ आ गया तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं। देखो दूसरा तरीका ये है, भाई हमें पता है अगर चाल आपकी v है, ठीक है, और t समय में जा रहा है, चाल आपकी v है, t समय में जा रहा है, तो दोनों की दूरी बराबर रख देंगे। तो मतलब vt बराबर, पहली कंडीशन क्या है, अगर वो अपनी चाल को 1 बढ़ा देता है तो उसे समय कितना लगता है, 1 घंटा कम लगता है, तो t-1, समीकरण 1 होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर उसकी चाल vt है और अगर वो अपनी चाल को कितना कम कर देता है, 50%, तो अगर वो v/2 कर दे अपनी चाल को तो समय कितना लगता है उसे, 5 घंटे ज़्यादा लगता है। ये समीकरण 2 है। तो यहाँ से v से v कट जाएगा, तो 2t बराबर t+5, तो t बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 5, t बराबर कितना आ गया यहाँ से 5 घंटे। अब कोई सी एक कंडीशन ले लो, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। t बराबर अगर हमारा 5 घंटे आ गया तो देख लेते हैं भाई, ये vt है, vt बराबर v+1 इंटू t-1, ये कंडीशन थी। t बराबर 5 घंटे आया तो 5v बराबर v+1 और 5 में से 1 गया 4। बात समझ में आ रही है। तो 5v बराबर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4v+4, तो यहाँ से v बराबर 4 आ गया, v बराबर 4 आ गया, t बराबर 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कितना आएगा, 20। चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, तरीके दोनों ही बढ़िया है, मर्जी आपकी है, चूज आपको करना है कौन सा करना है। मैंने आपको यहाँ दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो वैसे तो क्वेश्चन आसान है, हर कोई कर लेगा, पर कौन कितने समय में करता है बात इसकी होती है। अगर कोई इसे x से करेगा तो भैया x का जमाना गया, x वाला तो रेस से पहले ही बाहर हो जाएगा, ठीक है।
इसे बिना एक्स के करना है, हमें कैसे करना है देखो। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 12 और 11 है और इसमें मिश्रण में 28 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ, नए वाले मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है, ठीक है। तो देखिए भाई, दूध ले लिया एक तरफ हमने पानी ले लिया और बीच में हमारा मिश्रण। हम इसे करेंगे मिश्रण वाले तरीके से, ठीक है। अब हमें पता है अगर 12 और 11 का अनुपात है तो दूध की मात्रा अगर हम निकालना चाहें तो 12/23 हो जाएगी, और मिश्रण में कितना हो जाता है बाद में, तो 2/3 हो रहा है तो 2/5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अब देखो ये क्या चीज़ है, इसको लेते कैसे है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यही बात समझनी है भाई, ये 3 चीज़ हैं आपकी, तीनों में ही आपको एक ही चीज़ लेके चलनी है, चाहे आप दूध लेके चलो चाहे आप पानी लेके चलो। अब इस बात को हमें सोचना क्या है कि किस तरह से हमें लेके चलना है। तो भाई हमसे क्या मिलवा रहा है, ये हमसे मिलवा रहा है पानी। तो हमेशा याद रखो, जो चीज़ आपसे मिलवाने के लिए कहे उसके विपरीत मात्रा लेके हम चलते हैं। बात समझ में आई? जो भी आपसे मिलवाने के लिए गए उसके विपरीत मात्रा लेके चलनी पड़ती है। अगर हमने यहाँ दूध की मात्रा ली है तो यहाँ भी दूध की मात्रा लेंगे और यहाँ भी दूध की मात्रा लेंगे। क्योंकि ये पानी है, इसमें कोई दूध नहीं है, इसलिए इस दूध की मात्रा 0 कर लेंगे। बात समझ में आई? एलसीएम लेंगे 23 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 23 दूनी 46 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ गया भैया 0। दोनों का अंतर कितना आया, इसका अंतर 46 आया और इसका अंतर कितना आया 46 और 60 का 14। बात समझ में आ रही है? 2 से काट लेंगे ये 23 आएगा और 2 से काट लेंगे 7 आएगा, तो 23:7। 23:7 का हमारा क्या आया, मिश्रण आया। परंतु इसने ये पूछा कि ये कहा है इसने 28 लीटर का जो 28 लीटर पानी मिला दिया जाए। पानी हमने किधर माना था, हमारा पानी इधर था, तो इसका मतलब ये है पानी का भाग कितना है इस मिश्रण के हिसाब से, 7/23। मैंने बताया था जिसका भी भाग निकालना होता है उसकी मात्रा ऊपर और बटे नीचे हो। अब एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। विशेष क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई मात्रा केवल मिलवा रहा है या डलवा रहा है तो उसके अपोन में जो उसका रेशो होता है वो एज इट इज आता है, बिल्कुल ऐसी। परंतु अगर दोनों काम एक साथ करवा रहा है, निकलवा भी रहा है और डलवा भी रहा है, तब नीचे टोटल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने 7/23 ही क्यों लिख दिया भाई, इसे 7/23 क्यों लिख दिया, मैंने 7/30 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ केवल मिलवा रहा था। जब कभी भी कोई एक ही काम कराए ना, चाहे वो मिलवाए या निकलवाए, तब आप क्या करेंगे, जो मात्रा होती है निकलने वाली उसके अपोन में टोटल नहीं आता कभी भी। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ अगर आपको पढ़नी है ना तो आप मेरी क्लास देखिए, ठीक है। तो 7/23 इजिकल टू कितनी मात्रा भैया हमने मिलाई थी, 28। तो 7 से 28 कट गया 4, इसका मतलब 23 चौका 92। पहले जो मिश्रण था भैया वो 92 लीटर का मिश्रण था। अब ये कह रहा है नया कितना है, तो नए में 92 में हमने क्या करा, 28 जोड़ दिया। 92 में 28 जोड़ दिया तो 120 लीटर का नया मिश्रण हो गया। परंतु नए का तो अनुपात 2:5 है, तो इसका मतलब 5 बराबर अगर 120 है तो किसकी मात्रा पूछी है, पानी की मात्रा पूछी है। और पानी की मात्रा कितनी है, दूध के पानी की, तो 3 बराबर पूछिए। 5 से काटा इसे कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 24, तो 3 की मात्रा कितनी आई, 3 गुना 24, तो कितना आ गया, 24 3 72। इसका मतलब ये हुआ 72 लीटर जो पानी है वो है नए मिश्रण में। बात समझ में आई? देखो ये क्वेश्चन, ये तरीका बहुत आसान है। अगर आप इस तरीके से इसे सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत जल्दी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और अगर एक्स के चक्कर में लगे रहे तो फिर भैया आपको बचाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए भाई एक और खतरनाक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। जहाज और यात्रियों का औसत वजन 215 किलोग्राम है। अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में है 26,215 किलोग्राम है, तो प्रत्येक कार का औसत वजन ज्ञात करो। बहुत ही देखने में डेंजर क्वेश्चन लग रहा होगा, पर मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को मात्र आप 30 सेकंड में कर सकते हैं, मात्र 30 सेकंड में। देखो कैसे, बने रहिए मेरे साथ। देखो ये कह रहा है भाई 200 यात्री हैं, उनका औसत वजन है 65 किलोग्राम। अब ये कह रहा है जहाज और यात्री, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं एक यात्री हो, जहाज को यात्री मान लो अपने दिमाग में,
या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मान लो भाई, एक चीज तो बढ़ गई। और अब जो हुआ औसत वजन वो 215 हो गया। कितना हो गया? 215 किलोग्राम। आपने देखा यहाँ कितना बढ़ा? 1। और यहाँ कितना बढ़ा? देख लो भाई कितना बढ़ा। 215 में से 65 घटा दो, कितना बढ़ा? 11 में से 5 गए 6, 11 में 6 गए 5, 150 बढ़ा। कितना बढ़ा? 150। बात समझ में आ रही है? यहाँ 1 बढ़ने पे 150 बढ़ रहा है। तो अब देखो इसे कैसे सोल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करो तो 15 दूनी 30, 2 जीरो इसकी लग गई, 1 जीरो इसकी लग गई, इतना आ गया। ठीक है, 30,000 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ गया? 215। ये आपका उस जहाज का वजन आएगा जो गैप हुआ है। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? 30,215 किलोग्राम। इतना वजन जहाज में है, परंतु हमसे तो कार का पूछा गया है। अब इसने कहा अगर उन कारों को हटा दें तो जहाज का इतना हो जाता है। चलिए भाई इसे घटा लेते हैं। 30,215 में से 26,215 हम घटा लेते हैं। 0 0 0, 10 में 6 गए 4। बात समझ में आई? तो इसका मतलब उन चारों कारों का जो वजन है टोटल वो 4,000 किलोग्राम है। परंतु हमसे क्या पूछा गया? प्रत्येक कार का। कार हमारे पास कितनी है भाई? 4 कार हैं। तो एक कार, 4 कार का कितना है? अगर 4 कार का 4,000 तो एक कार का कितना हो जाएगा? 4,000 बटे 4 डिवाइड करेंगे, कितना आया? 1,000। 1,000 किलोग्राम की एक कार है। देखा कितना समय लगा इसे करने में। तो भाई इसी तरह के अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो रोज आइए मेरे साथ में। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर बहुत आसान तरीके से मैं कराने वाला हूं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायिकता का क्वेश्चन है भाई ये। अगर आपको प्रायिकता स्पेशल में पढ़नी है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, एक बक्से में 5 सफेद गेंदे, 3 पीली गेंदे तथा 4 गुलाबी गेंदे हैं। अगर एक बार में 2 गेंदें बिना देखे निकाल ली जाती हैं तो क्या प्रायिकता है कि हमेशा एक सफेद होगी और दूसरी पीली या गुलाबी होगी? इस बात की प्रायिकता बतानी है। आपको पहले यहाँ 2 बात समझनी होंगी। प्रायिकता में हमेशा 2 कंडीशंस होती हैं। या तो 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, या तो ये स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र मतलब कि जहाँ जैसे कोई भी चीज़ है, एक के अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। इस तरह की क्रिया को कहते हैं हम स्वतंत्र क्रिया। एक होती है अपवर्जी क्रिया। अपवर्जी क्रिया वो होती है जहां केवल एक जीतता है। जैसे कि रेस में दौड़ रहे हो आप, केवल एक जीतता है। अगर फर्स्ट देखें तो फर्स्ट एक आएगा, परंतु अगर जीतने की बात करें, अगर तुमने प्राइज 3 रख रखे हैं तो एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा। तो ये जो है ये अलग अलग, ये क्या होंगे? उनके भी स्वतंत्र हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो मतलब कहने का ये है, 2 चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। पहले मैं आपको इनका रूल बता देता हूँ। अगर या अथवा ये आए तो ये इसका मतलब होता है अपवर्जी क्रिया है। अगर अपवर्जी क्रिया है तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये आपकी अपवर्जी हो गई। बात समझ में आ रही है? अगर स्वतंत्र क्रिया है, स्वतंत्र क्रिया मतलब या तो और कह दे या तथा कह दे। इनका मतलब क्या है? तुम्हें दिख ही रहा होगा कि भाई एक से ज्यादा, जहां एक से ज्यादा रिजल्ट हो रहे हो वहां स्वतंत्र क्रिया होती है। जहां केवल एक रिजल्ट मिल रहा हो वहां अपवर्जी क्रिया होती है। केवल एक मिलेगा कि या तो ये या ये, या तो ये या ये, तो वहां आपकी अपवर्जी। तो इसके लिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं और इसके लिए मल्टीप्लाई। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। टोटल हमारे पास कितनी है भाई? टोटल को हम नीचे लिख लेते हैं। 12 गेंदे और 2 निकाली गई 2 में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि हमेशा एक सफेद होगी। तो एक गेंद हमेशा सफेद होगी तो वो अलग स्वतंत्र है कि 5C1 हमने अलग निकाल ली। वो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है कि भाई एक तो सफेद होनी है 2 में से। अगर वो एक सफेद होनी है तो भैया उसको तो हम छोड़ ही देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहता है? ये कहता है दूसरी या तो पीली होगी या गुलाबी। या आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन लगेगा इनमें। तो पीली कितनी है हमारे पास? 3, तो 3C1 प्लस गुलाबी कितनी है? 4, तो 4C1। या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। ये स्वतंत्र थी तो यहाँ मल्टीप्लाई लग गया, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये 5C1 कितना होता है? 5 होता है। ये कितना होता है? 3 होता है। ये 4 होता है। और यहाँ से 12C2 से इसे काटेंगे तो 12 × 11 और बाय 2 बनेगा ये। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा,
5 × 7 और मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12 × 11, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, क्योंकि 10 तो कट जाएगा ना। चलिए अब कर लेते हैं इसको। तो 2 से काटा कितना आया 6, तो 35/66 जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है भाई, देखो यहाँ मैं सेट करा रहा हूँ तो इसलिए सब चीज़ डिटेल से नहीं बता सकता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी मैं वही चैप्टर स्पेशल स्टार्ट कर दूंगा। बाकी अपना यूपी एसआई प्रीवियस ईयर चल ही रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है और बच्चे इसे देख के डर जाते हैं। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। आइए तो भाई इसमें हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का ही खेल है। इसमें यूनियन का मतलब होता है सभी को इकट्ठा करना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि किसी एक में से कोई यूनिक देखना, मतलब कॉमन देखना। बात समझ में आ रही है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि उसमें कॉमन देखना है, और यूनिक मतलब यूनियन का मतलब क्या है कि सबको इकट्ठा करना। जो यू है ये यूनियन है, और ये क्या है इंटरसेक्शन है। तो आइए सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं भाई। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा करना है। जो 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे, ठीक है। चलिए भाई ए यूनियन बी लिख रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 5, 6, 7 और ये 8 और 10, ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हो गया। साथ साथ हम निकाल लेते हैं एन ए यूनियन बी। एन का मतलब है ये कितने नंबर है, इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो ये 5 आ गया। साथ साथ हम ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन क्या है। तो ए और बी में क्या कॉमन है, केवल 5 कॉमन है। देखो इन दोनों में केवल 5 ही कॉमन है, बाकी सब अलग है। तो इसका हम निकालेंगे क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया हमने, कितना आया भाई 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 है। बात समझ में आई। अब हमें u दे रखा है इतना 1 से लेके 20 तक। u बराबर हमें दे रखा क्या है 1 से लेके 20 तक, तो हम nu निकाल लेंगे। अब nu हमारा कितना है, nu हमारा है 20, क्योंकि 1 से लेके 20 तक दे रखा है। अब हमें चाहिए इनका डैश। देखो सीधा सीधा पूछते तो हम बता देते इनका डैश। जैसे कि a यूनियन b, इसका डैश निकालना है हमें, a यूनियन b का डैश। तो इसका यूनियन बी का डैश क्या होता है, टोटल। यू जो होता है यूनिक होता है, ये सारा टोटल होता है, जितना भी एक्सप्रेशन करने वो सब इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो एन यू माइनस यूनियन वाली संख्या घटा देंगे, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 20 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 15। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के डैश की वैल्यू निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी क्या करेंगे एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसके डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एन यू की वैल्यू कितनी है हमारी 20, और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1, तो कितना आ गया 19। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। अब इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई का निशान है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 की 19 में। क्या आएगा 19 दाम 190 और 19 पंजे 95, 5 9 9 18 8 का 285। तो सही आंसर क्या आ गया 285। कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, और ये हर सेट में मिलेगा आपको, ठीक है, इस टाइप का। अगर आपको ये चैप्टर भी अगर आपको सेपरेट पढ़ना है तो इसके बारे में भी आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने इसके सभी हार्ड क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन बच रहा है, उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई देख लेते हैं इसे भी, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, एक्स के चक्कर में नहीं फंसना है, बस करते जाना है। कैसे करते हैं भाई, आयताकार बक्सा है, इसका मतलब घनाभ है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता होता है, क्या होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये तो होता है, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं। एल बी एच का अनुपात इन्होंने दे रखा है, हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 2 तिया 6 प्लस 3 सत्ते 21 और प्लस 7 दूनी 14, और इक्वल टू दे रखा है कितना 738। तो यहीं 2 से हम काट लेंगे कितना, अगर हम इसको 2 से काट लेते हैं तो कितना आएगा 2 तिया
6, 2 छिक्का 12, 2 निम्मा 18, तो 6 और 21, 27, 4, 31, 41। यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर में यहाँ लिख देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है जब दो भुजाओं की मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2x बाई 2x मल्टीप्लाई 3x तो कितना बन जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से ये 21x स्क्वायर, इस तरह 14x स्क्वायर, तो मैंने x स्क्वायर बाहर ले लिया तो 41x स्क्वायर बराबर आ गया 369। 41 से इसे काटेंगे, 4 निम्मा 36 होते हैं और 1 निम्मा 9, 9 बार कट गया तो x बराबर यहाँ से 3 आया। अगर यहाँ से x बराबर 3 आया तो भुजा हमारी आ गई है, क्या क्या भुजा आ गई है हमारी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। हमें इसका आयतन निकालना, परिमाण निकालना। परिमाण होता क्या है कि इसमें मैक्सिमम कितनी से कितनी चीज़ें आ सकती हैं और वो क्या होता है हमारा आयतन। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इनकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 निमा 54 गुना 21, 21 चौक 84 का 4 का हासिल को 8, 21 पंजे 105 और 8 113, 1134 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जिसमें भी आपकी डायमेंशन दे रखी हो उसके हिसाब से ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने अभी लगभग जो है मैंने सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई डिफ़िकल्ट है। अगर किसी को अब भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। फिर भी अगर इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो भाई यूपीएसआई की तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि क्या नाम है, अगर आपको फिर भी एक भी आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है तो आप मुझे सेंड करिए, ठीक है। रोज़ मेरे चैनल पर आइए, रोज़ 9 बजे आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद। कल मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ।